हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर की शुरुआत हम किरचॉफ के नियम से करेंगे। इस नियम को पढ़ने से पहले हम कुछ फिजिकल टर्म्स हैं उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। ये फिजिकल टर्म्स बीच बीच में बार बार आया करेंगे, इसीलिए इन्हें ज़रा ध्यान से सुनिए, समझिए, ताकि बाद में दिक्कत न हो। तो आइए इन फिजिकल टर्म्स को एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट। नंबर 2 शॉर्ट सर्किट। नंबर 3 ओपन सर्किट। नंबर 4 पैरामीटर्स। नंबर 5 लीनियर सर्किट। नंबर 6 नॉन लीनियर सर्किट। नंबर 7 बाइलेटरल सर्किट। नंबर 8 यूनिलेटरल सर्किट। नंबर 9 इलेक्ट्रिक नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। नंबर 10 पैसिव नेटवर्क। नंबर 11 एक्टिव नेटवर्क। नंबर 12 नोड। 13 ब्रांच। 14 लूप और 15 मेश। तो इस प्रकार ये कुछ फिजिकल टर्म्स हैं। आइए अब हम इन्हें एक एक करके बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ through which electric currents either flows or is intended to flow। means वैद्युत परिपथ वह बंद पथ है जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। आइए यहाँ एक वैद्युत परिपथ बनाते हैं।
इनका नाम रख दें ए बी सी डी ई एफ, इनके नाम रख दिए। ये वैद्युत परिपथ है। इसमें विद्युत धारा सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर ऐसे प्रवाहित होगी। तो आपने वैद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की परिभाषा बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट्स either flows or is intended to flow. Closed conducting path through which currents either flows or intended to flow means वह बंद पथ जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है वैद्युत परिपथ कहलाती है। आइए दूसरा पढ़ें, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। इसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। इसके आगे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर दोज electric elements that connected in electric circuit like resistance, capacitance and inductance. These are called parameters of electric circuit. In electric circuit, there are several electrical elements like resistance, capacitance and inductance. These are called parameters of electric circuit. वैद्युत परिपथ जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व इत्यादि जुड़े होते हैं, तो इस प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व को हम परिपथ का पैरामीटर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट आर दोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच पैरामीटर does not change with voltage or current। मतलब लीनियर सर्किट वह वैद्युत परिपथ है जिसमें ये जो पैरामीटर्स हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये सब के सब वोल्टेज अथवा करंट के साथ नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट, नॉन लीनियर सर्किट। उसी ऊपर की ही बात, नॉन लीनियर सर्किट आर दोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच पैरामीटर्स चेंजेज विद वोल्टेज और करंट। मतलब नॉन लीनियर सर्किट वह वैद्युत परिपथ है जिसमें पैरामीटर्स जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस वो वोल्टेज अथवा करंट के साथ बदलते रहते हैं। नेक्स्ट, बाइलेटरल सर्किट। Bilateral circuit are those electrical circuit whose properties or you can say characteristics does not change with direction। बाइलेटरल सर्किट वह वैद्युत परिपथ होता है जिस परिपथ के गुण या लाक्षणिक गुण दिशा के साथ नहीं बदलते हैं।
transmission lines are bilateral circuit. Next, unilateral circuit. Unilateral circuit are those electrical circuit in which circuit properties, or you can say characteristic, changes with direction. For example, diode rectifier is unilateral circuit. Why? वोल्टेज रेक्टिफायर में प्रत्यावर्ती धारा के अर्धधनात्मक चक्र में ही रेक्टिफिकेशन होता है, अर्ध ऋणात्मक चक्र में नहीं होता, अर्थात केवल एक ही दिशा में रेक्टिफिकेशन होता है, दूसरे चक्र में नहीं होता। और अभी अभी आपने बताया था कि यूनिलेटरल सर्किट आर दोज इलेक्ट्रिकल सर्किट in which circuit properties or characteristics changes with direction. Next, electrical network. Combination of two or more electrical elements is known as electrical network. मतलब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दो या दो से अधिक वैद्युत उपकरणों का संयोजन होता है। पैसिव नेटवर्क आर दोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इन विच देयर इज नो इलेक्ट्रिक सोर्स इज प्रेजेंट। मतलब पैसिव नेटवर्क वह नेटवर्क है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स उपस्थित नहीं होता है। एक्टिव नेटवर्क आर दोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इन विच वन आर मोर इलेक्ट्रिकल सोर्स आर प्रेजेंट। मतलब एक्टिव नेटवर्क वह इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें एक अथवा अधिक वैद्युत सोर्स उपस्थित होते हैं, वैद्युत स्रोत उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये वैद्युत स्रोत है, यह वैद्युत स्रोत है, तो एक या एक से अधिक वैद्युत स्रोत उपस्थित हैं, इसलिए हम इस नेटवर्क को एक्टिव नेटवर्क कहेंगे। नोट इज जंक्शन एट विच टू आर मोर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। मतलब नोड वैद्युत परिपथ में वह जंक्शन है जिस पर दो या दो से अधिक वैद्युत उपकरण जुड़े रहते हैं। जैसे यहां बिंदु P देखिए अपने सर्किट में, बिंदु P से बाईं तरफ R1, दाहिनी तरफ R2 और नीचे R3, यहां तीन प्रतिरोधक तार जुड़े हुए हैं, इसलिए इस बिंदु B को हम नोड कहेंगे। तो नोड इज जंक्शन एट विच टू आर मोर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। नेक्स्ट, branch is part of electrical network between two nodes, or you can say two junctions. यहाँ आप देखिए, ये जो R3 है ये पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। कहाँ है ये? बिटवीन टू नोड्स B और E के बीच में है, इसलिए हम इसको ब्रांच कहते हैं। तो ब्रांच इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बिटवीन टू जंक्शंस और नोड्स। नेक्स्ट, लूप इज क्लोज्ड पाथ। Loop is closed path. There is no electrical elements repeated. माने लूप वह बंद पथ होता है जिसमें कोई भी वैद्युत उपकरण दोबारा नहीं आता। उदाहरण के लिए आप देखें B, C, D, E, B, ये क्लोज्ड लूप है, इसमें
R2, R3, इसको मान लीजिए R4। ठीक, ये सब के सब केवल एक बार आए हुए हैं, रिपीट नहीं हुए। तो लूप आर क्लोज्ड पाथ इन विच देयर इज नो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिपीटेड, माने बार बार जो न आए हों, केवल एक ही बार आए हों, उन्हें हम लूप कहें। ठीक, तो लूप इज क्लोज्ड पाथ इन विच देयर इज नो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स repeated. Next, mesh. Mesh is that loop in which there is no other loop exists within it. Mesh is a loop within it there is no other loop exists. मतलब मेश वह लूप है जिसके भीतर अन्य कोई लूप उपस्थित न हो। उदाहरण के लिए आप यहां देखें ए सी डी एफ, ये हमारा मान लीजिए लूप है। इसके भीतर एक लूप आप देख रहे होंगे ए बी ई एफ, ये भी लूप है। ठीक, तो लूप के भीतर लूप है, इसलिए हम इसे मेश नहीं कहेंगे। मेश उसे कहते हैं जो लूप के अंदर फिर कोई दूसरा लूप एग्जिस्ट न करे, दूसरा लूप न। जैसे यहां आप देखें बी सी डी ई, ये है, इसके भीतर और कोई दूसरा लूप नहीं है, इसलिए हम इस बी सी डी ई बी यानी इस लूप को हम मेश कहेंगे। तो मेश इज लूप विदिन इट देयर इज नो अदर लूप एग्जिस्ट। ठीक, आइए यहां पढ़ते हैं शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। तो चलिए पहले शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, मान लीजिए कोई सर्किट है जिसका ये रेस्ट पार्ट है, रेस्ट सर्किट है, और इधर आप देखिए सर्किट के दो बिंदु ए और बी, ठीक, किसी थिक मेटेलिक वायर द्वारा जोड़ दिए जाएं, तब हम इसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इन शॉर्ट सर्किट two points are connected by thick metallic wire. Thick metallic wire. ठीक, when two points are connected, joined by thick metallic wire, then this circuit is known as short circuit. वर्ड शॉर्ट, ध्यान दीजिए, शॉर्ट, शॉर्ट मतलब हमारे दिमाग में तुरंत आता बहुत छोटा। बहुत छोटा माने कितना छोटा? जीरो।
तो इन शॉर्ट सर्किट द वर्ड शॉर्ट short means no resistance. That is R equal 0. That is R equal 0. समझ गए? शॉर्ट का मतलब हुआ छोटा, छोटा मतलब बहुत छोटा, कितना छोटा? 0, R equal 0. Then according to Ohm's law, V equal IR equal I into 0 equal 0. Means first R equal 0 and second V equal 0 and third I equal V over R. That is very large. Very large, theoretically infinite. ठीक, शॉर्ट सर्किट में ये होता है. अगेन शॉर्ट सर्किट when two points are connected by thick metallic wire, then circuit is called short circuit. Short means no resistance, that is R equal 0. Therefore, according to Ohm's law, V equal IR equal 0. Then in short circuit, voltage across it is 0. Again, the current I is V over R, that is very large. In short circuit, current is very large. जब करंट बहुत ज्यादा होगा तो डेसिपेटेड पावर P, डेसिपेटेड पावर P इक्वल I स्क्वायर R. जब I बहुत बड़ा है तो I स्क्वायर R भी बहुत बड़ा होगा, P बहुत बड़ा होगा, वेरी लार्ज. और जब डेसिपेटेड पावर बड़ा होगा तो आपकी सर्किट गर्म हो जाएगी, अर्थात जल जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी. इसीलिए प्रायः हम अमूमन अपने शब्दों में कहते हैं भैया सर्किट शॉर्ट हो गई. शॉर्ट हो गई मीन्स जल गई. ठीक, अब इस शॉर्ट सर्किट को हम सीरीज सर्किट में देखते हैं, पैरेलल सर्किट में देखते हैं. तो शॉर्ट्स इन सीरीज सर्किट, शॉर्ट्स इन सीरीज सर्किट. सपोज कीजिए ये एक सीरीज सर्किट है. ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3 इक्वल 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Voltage suppose 12 volt. Then R equivalent equal R1 plus R2 plus R3 equal 1 plus 2 plus 3, that is 6 ohm. Then current I equal V over R, that is 12 over 6, that is 2 ampere. 6 1 plus 6, 6 2 that 12, 2 ampere. Next, dissipated power P equal I square R equal 2 square into 6
Square of 2 is 4. 4 into 6 is 24. 1. Again, let us consider two short circuited here. Like this. Here, equivalent are equal how much? Here 1 plus 2 plus 0. Short. ठीक, ऊपर ही आपको बताया गया कि शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस 0 होता है. Here R3 equal 0. Therefore 1 plus 2 plus 0 equal 3 ohm. Next, I equal V over R. V is 12 volt over R is 3. 3 1 ja 3, 3 4 ja 12, that is 4 ampere. And P equal I square R, that is square of 4 into R is 3. Square of 4 is 16. 16 into 3, that is 48 watt. Again, let us consider short circuit. Another short circuit we have like this. Here this resistance is 0 and here 1 ohm only, 12 volt. The equivalent R each 1 ohm. 1 plus 0 plus 0, that is 1 ohm. I is V over R, that is 12 over 1 equal 12 ampere. And dissipated power P is I square R, that is square of 12 into 1, that is 144 watt. तो इस ढंग से आपने देखा कि शॉर्ट सीरीज सर्किट में जैसे जैसे ये शॉर्ट बढ़ाते जाते हैं, डिसिपेटेड पावर बढ़ता जाता है. शुरू में नॉर्मल कंडीशन में 24 वाट था, बाद में जब एक को शॉर्ट किया गया तो 48 वाट आया, और जब दो को शॉर्ट कर दिए तो 144 वाट आ गया. तो जब हम शॉर्ट सर्किट को बढ़ाते जाते हैं तो डेसिपेटेड पावर बढ़ता जाता है, अर्थात आपका सर्किट बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ऊष्मा निकलती है, अर्थात ये सर्किट जल जाती है. जैसे जैसे शॉर्ट बढ़ाया जाता है वैसे वैसे सर्किट गर्म होती है और जल जाती है. आइए शॉर्ट इन पैरेलल सर्किट देखते हैं. Shorts in parallel
यहाँ पैरेलल सर्किट कंसीडर कीजिए। सपोज कीजिए यहाँ 220 वोल्ट लगाए हैं, ये R1 है, R2 है, R3 है। इस ब्रांच को, R3 ब्रांच को आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक। ऐसे यहाँ एक दूसरी सर्किट ले लीजिए, R1, R2, R3, R4। यहाँ भी R3 को आपने शॉर्ट कर दिया, ये टर्मिनल के बीच 220 वोल्ट विभवांतर लगा दिए। ये देखिए ये दो सर्किट है, शॉर्ट्स इन पैरेलल सर्किट। ठीक, तो पैरेलल सर्किट को देखिए, यहां आपने सपोज कीजिए ये टर्मिनल ए बी, इस पैरेलल सर्किट के पॉइंट ए बी को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहां देखिए R3 के शॉर्ट सर्किट होने के कारण यह R1 और R2 भी शॉर्ट सर्किटेड हो गया। R3 के शॉर्ट सर्किट होने के कारण यह R1 और R2 भी अपने आप शॉर्ट सर्किटेड हो गया, और जब शॉर्ट सर्किटेड हो गया तो शॉर्ट सर्किटेड में करंट नहीं बहती, इसमें करंट, बहने वाली करंट I बराबर 0 होगी। यहाँ R3 के साथ साथ R1, R2 व R3 तीनों शॉर्ट सर्किट हो गए। ठीक, तीनों शॉर्ट सर्किट हो और इसमें करंट नहीं है। यदि हम इनमें से किसी के सिरे के बीच वोल्टेज लगा दें, वोल्ट मीटर लगा दें वोल्टेज मापने के लिए, तो आप पढ़े हैं कि शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, सॉरी, शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होता है, शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो यहां करंट आई तो मान लीजिए यहां 0 होती है, इसके बीच किसी के भी लगा दो तो हर जगह वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में सभी बिंदुओं, सभी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 220 है, तो आप R3, R2, R1 किसी के बीच लगाएंगे तो आपको V 220 वोल्ट मिलेगा। ठीक, यहां आप देखिए इस केस में जब हम AB को शॉर्ट सर्किट कर दिए तो R2 तो शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन R1 शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, इस R1 को R4 ने बचा लिया। ठीक, तो इस स्थिति में R2 और R3 ये तो शॉर्ट सर्किट होते हैं, लेकिन R1 शॉर्ट सर्किट नहीं होता है,
नॉट शॉर्ट सर्किट। इसको यह R4 प्रिवेंट करता है, ये बचा लेता है। अब आइए पढ़ते हैं ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट को आपने डिफाइन किया, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन 2 points are connected by thick metallic wire, then circuit is called short circuited between these 2 points. अब ओपन सर्किट वही डिफिनेशन, a circuit is called open circuit if 2 points not connected by any electrical elements or wire, like this is terminal A and B, this terminal A and B does not connected with any other electrical elements or wire, then this circuit is called open circuit. In open circuit, resistance are equal infinite. आप ध्यान दीजिए, वैद्युत परिपथ में कुंजी लगी होती है, की लगी होती है। जैसे अपने घरों में आप देखिए बटन लगी होती है, जब आप बटन को ऑफ करते हैं तो आपका फैन ऑफ हो जाता है, बल्ब ऑफ हो जाता है। अर्थात वैद्युत परिपथ में ये बटन, जिसको हम कुंजी कहते हैं, की कहते हैं, इसके ऑफ करने से, निकाल लेने से सर्किट में करंट नहीं बहती, इसके कारण फैन, बल्ब ये सब ऑफ हो जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है इसको? तो जिस स्थान से कुंजी निकलती है वहां खाली स्थान बच जाता है, और हम जानते हैं कि सभी खाली स्थानों में हवा भरी रहती है। हवा विद्युत का कुचालक होती है, इसीलिए वैद्युत परिपथ पूरा नहीं होता है और परिपथ में धारा नहीं बहती है, फैन, बल्ब ये सब नहीं चलते हैं, नहीं चलते। ठीक वही स्थिति यहां भी है। यहां भी सर्किट के दो बिंदुओं को हम किसी से भी नहीं जोड़ते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स से इसको नहीं जोड़ते हैं, तो यहां अब खाली स्थान बचता है। इस खाली स्थान का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, करंट I 0 होता है। क्यों? क्योंकि फार्मूला है I इक्वल V ओवर R। जब R इनफाइनाइट हो गया, V ओवर इनफाइनाइट एट V 0। ठीक, अब इस ओपन सर्किट के दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज लगा दिया जाए तो ये वोल्टेज वही बताएगा, मैक्सिमम वोल्टेज को बताएगा, V इक्वल टू आई आर, I इंटू आर। आर का मान अनंत है तो यह वोल्टेज का मान अनंत तो नहीं होता, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम मींस कितना, जितना वोल्टेज आप लगाए रहते हैं पूरा का पूरा वोल्टेज होता है। तो इन दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज भी बराबर अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज यू कैन से 220 वोल्ट। क्लियर है? ये हो गए। अब हम वही पढ़ेंगे ओपन सर्किट इन सीरीज, ओपन सर्किट इन पैरेलल। तो आइए ओपन सर्किट इन सीरीज पढ़ते हैं।
open series circuit and open parallel circuit. Open LCD circuit. Suppose this here voltage you can say 220 volt. Again this 220 volt. Here point A and B is open. Open means resistance are equal to infinite. हम पढ़े हैं सीरीज सर्किट में करंट सेम होती है, करंट कांस्टेंट होती है. सिंस वी नो दैट करंट फ्लोस in all electrical elements in series circuit is always constant. यहां हम ये जानते हैं कि वोल्टेज V IR से, जब I कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल R होता है. तो सीरीज सर्किट में वोल्टेज रेजिस्टेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बंट जाता है. तो सीरीज सर्किट में V प्रोपोर्शनल R होता है. इसका मतलब जब R अधिक होगा तो उस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V अधिक होगा, और जब R कम होगा तो उस कम सिरों के बीच विभवांतर कम होगा. मीन्स इस R1 के बीच कुछ विभवांतर होगा, इस R2 के बीच भी कुछ विभवांतर होगा. R1 के बीच विभवांतर V1 होगा और R2 के बीच विभवांतर V2 होगा. इसको हम वोल्टमीटर इनके सिरों के बीच लगाकर माप सकते हैं. अब इस दूसरी सर्किट में आप देखिए कि जब हम AB टर्मिनल को ओपन कर दिए, खोल दिए, इसके बीच कुछ भी नहीं जोड़े हैं, तो यहाँ का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया. अभी अभी आपने बताया था कि सीरीज में वोल्टेज रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूट होता है. जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा. तो यह इन्फिनिटी की तुलना में R1 और R2 की वैल्यू बहुत कम है, निग्लेजेबल है. इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं. इसका मतलब हुआ कि यह R1 और R2 के सिरों के बीच विभवांतर V नहीं होता है, ये रफली जीरो होता है, रफली जीरो होता है. केवल इस ओपन सर्किट के कारण विभवांतर होता है यहाँ, और यहाँ पर ओपन सर्किट का जो विभवांतर है VO ये मैक्सिमम होता है, मैक्स. और मैक्सिमम कितना होता है? अप्लाइड वोल्टेज 220 वोल्ट के बराबर. तो अगर आप A और B के बीच वोल्ट मीटर लगा दें तो यह मैक्सिमम वोल्टेज मेजर करेगा, और मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा? अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा. ठीक. आइए अब यहाँ पैरेलल सर्किट में ओपन सर्किट को देखते हैं. ओपन इन पैरेलल सर्किट. यहाँ पैरेलल में आपने दो बल्ब मान लीजिए लगा दिया.
यहाँ 220 वोल्ट है, ठीक। यहाँ अब आप देखें कि दोनों बल्ब पैरेलल में जुड़े हैं 220 वोल्ट के स्रोत से। अब ये दो के दोनों बल्ब ग्लो करेंगे, जलेंगे। ये पहला बल्ब भी जलेगा, V1 भी जलेगा और V2 भी जलेगा, ये ग्लो करेगा, ठीक। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया कि पहले बल्ब को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया, ठीक। तो यहाँ आप देखिए बल्ब V1 ये शॉर्ट सर्किट है, सॉरी ओपन सर्किट है, ठीक। तो आपका ये बल्ब तो नहीं ग्लो करेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस R इन्फिनिटी होता है, तो करंट I 0 होती है। इसमें करंट नहीं बहेगी तो ये बल्ब नहीं जलेगा, ग्लो नहीं करेगा, केवल यही बल्ब ग्लो करेगा। अब आप इस बल्ब V1 के सिरों के बीच वोल्टेज निकालना चाहें V1, ठीक। तो यह वोल्टेज, यह अप्लाइड वोल्टेज 220 वोल्ट के बराबर होगा। तो इस ढंग से हमने तमाम फिजिकल टर्म्स आपको बताए एक एक करके। उम्मीद है आपको आ भी गया होगा। आइए आज का जो मुख्य उद्देश्य है किरचॉफ्स लॉ, अब इसको पढ़ते हैं। किरचॉफ्स लॉ, Gustav Robert Kirchhoff in 1842 gives up two important laws for analyzing electrical circuit, and this important law is known as Kirchhoff's law. Gustav Robert Kirchhoff in 1842 किरचॉफ्स ने 1842 ईस्वी में ये दोनों नियम दिए। तो सबसे पहले हम पहला नियम का पढ़ते हैं। इस पहले नियम को, फर्स्ट लॉ को शॉर्ट में केसीएल, केसीएल मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ, इसी का दूसरा नाम है किरचॉफ्स नोड लॉ, इसी का एक और नाम है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the algebraic sum of all currents at any junction vanishes, that is summation I equals 0. Suppose this is a junction O, the current I1 and I2 coming towards junction and current I3 and I4 leaving junction। तो हम अपनी सुविधा के लिए यह मान लेते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक
तथा संधि से निकलने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। फॉर सिंप्लिसिटी वी कंसीडर द करेंट्स इंटरिंग टूवर्ड्स जंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेयर एज करेंट्स लीविंग जंक्शन is always negative. Due to this, I1 and I2 is positive, whereas I3 and I4 is negative. Here the algebraic sum means sum with sign, means that is I1 plus I2 plus minus I3 plus minus I4 equal to 0. According to Kirchhoff's first law, summation I equal 0 means algebraic sum of all currents towards junction is 0. ये संधि की ओर आने वाली धाराएं I1 I2 धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराएं I3 और I4 ऋणात्मक ली जाती हैं। तो हम इनको चिन्ह सहित जोड़ दें तो हम इसको अलजेब्राइक सम कहते हैं, बीजगणितीय योग कहते हैं। तो योग और बीजगणितीय योग में ये कॉमन डिफरेंस है। बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह सहित योग। समेशन विथ साइन इज कॉल्ड अलजेब्राइक सम। Thus we have I1 प्लस I2 प्लस में माइनस का गुणा करेंगे I3 माइनस प्लस में माइनस का गुणा करेंगे माइनस I4 इक्वल्स 0। On transposing I3 and I4 from left to right side, we have I1 plus I2 equal I3 plus I4. That is, currents, sum of currents entering junction is sum of currents leaving junction। मतलब संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। That is sum of entering current equal sum of leaving current। करंट विद्युत धारा, ये परिभाषा से हम पढ़े हैं फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, मतलब करंट का मतलब हुआ चार्ज। तो यह है किरचॉफ का पहला नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर निर्भर करता है। यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर निर्भर करता है। यह आवेश संरक्षण के नियम के तुल्य है। नेक्स्ट, दूसरा इनका नियम जो कि बहुत ही पॉपुलर है, इसको केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ लूप लॉ, किरचॉफ मेश लॉ, जो भी नाम आता है वही कह देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी की पहले नियम के ही भांति द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस टूवर्ड्स एनी क्लोज्ड लूप इज वाइनिसेस। मतलब किसी बंद लूप में समस्त
विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मीन्स समेशन v इक्वल 0। किसी बंद पाश में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस टवर्ड्स एनी क्लोज्ड लूप वैनिशेस। आइए यहां एक सर्किट के माध्यम से इसको जानते हैं। ये मान लीजिए कि एक सर्किट है, नाम ए बी सी डी ई एफ ए। यह आपका एक बंद लूप है, क्लोज्ड लूप है। इन क्लोज्ड लूप दिस इज नोन एज मेश। अभी आपने बताया था मेश इज अ लूप इन विच देयर इज नो अदर लूप एग्जिस्ट, माने इसके भीतर कोई भी दूसरा लूप नहीं है, इसलिए हम इसको मेश कहेंगे। तो इन क्लोज्ड लूप आर मेश। नाम इनका ए बी सी डी ई एफ ए, ये हो गया। ठीक, तो आप कहेंगे अब सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। सबसे पहले तो हम करते क्या हैं, नंबर 1 पहले ये चुनिए कि किस बिंदु से चलना है। किसी भी बिंदु से, कहीं से भी आप चल सकते हैं, ए से बी से सी से डी से, जहां से मर्जी आए वहां से चलना शुरू कर दीजिए। नंबर 1 तो वह बिंदु चुनिए जहां से आपको चलना है। नंबर 2 आप वह दिशा चुनिए जिधर चलना है। दिशा मतलब चाहे क्लॉकवाइज और चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ये 2 दिशाएं होती हैं, घड़ी की दिशा और वामावर्त दिशा। इन दोनों में से जो मर्जी आए वही एक दिशा चुन लीजिए। अब आप कहेंगे कि कौन सी दिशा सही होती है, कौन सी दिशा सही है, तो आप इन दोनों में से किसी भी दिशा को अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं, दोनों सही है। और अगर आप रिजिड ही हो गए कि नहीं बताइए कौन दिशा सही है, इसका एक ही उत्तर है कि जब आप हल करते जाएंगे अंत में जो करंट और वोल्टेज का मान आएगा, अगर वह मान धनात्मक आ गया तो आप समझ जाइए कि जो आपने दिशा कंसीडर किया है, लिया है, माना है, वो ठीक है, सही है। और मान लीजिए कि यह ऋणात्मक आ गया, करंट ऋणात्मक, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो दिशा है वो विपरीत है। आपको जिधर चलना चाहिए उसका उल्टा चले और कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो क्लियर है। तो आइए हम यहाँ बिंदु ए से चलना प्रारंभ करते हैं और क्लॉकवाइज दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज। चलिए 2 बात हो गई, एक कहाँ से चलना है, नंबर 2 किधर चलना है। नंबर 3 आप सभी अवयवों में करंट और वोल्टेज, जिसको ईएमएफ कह रहे हैं, जहां जो हों उनको आप दिखा दीजिए। चलिए हम इसको कह रहे हैं E2, इसको कह रहे हैं E1, ये हो गया R1, R2, R3,
R4 सबको हम लेबल कर दिए। आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, करंट को क्लॉकवाइज ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, किसी भी दिशा में क्लॉकवाइज चल रहे हैं क्लॉकवाइज ले लीजिए। तो ऐसे लेंगे तो ये करंट की दिशा हो गई, ऐसे चलिए। अब आप जानते हैं जिस प्रकार जल वाटर ऊपरी तल से निचले तल की ओर बहता है, ठीक उसी प्रकार विद्युत धारा करंट भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बहती है। ये धन को हाई पोटेंशियल और ऋण को लो पोटेंशियल, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, निगेटिव लो पोटेंशियल। चूंकि करंट ए से बी की ओर बह रही है, इसका मतलब ए हाई पोटेंशियल पर है, पॉजिटिव है, और बी लो पोटेंशियल पर है, निगेटिव है। क्लियर? फिर देखिए करंट बी से सी बह रही है, तो इसका मतलब बी पॉजिटिव है और ये सी निगेटिव है। फिर सी से डी की ओर आप चल रहे हैं, देखिए सी आपका पॉजिटिव है, आप पढ़े हैं सेल की जो लॉन्गर इलेक्ट्रोड्स है, बड़ी इलेक्ट्रोड्स होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो छोटी इलेक्ट्रोड्स होती है वो निगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि लॉन्गर इलेक्ट्रोड मीन्स हाई पोटेंशियल, शॉर्टर इलेक्ट्रोड मीन्स लो पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल मीन्स हाई पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल मीन्स लो पोटेंशियल। तो ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव। अगेन मान लीजिए कि इधर करंट आपकी I3 है, ये I1, इसको हम कह रहे हैं I2, इसको कह रहे हैं I3, ठीक, इसको कह रहे हैं I4, ऐसे हमने इनके नाम ले लिए। तो यहां देखिए करंट E से F की ओर जा रही है, E से D की ओर। E से D मतलब E ऊपर है, E हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल मीन्स प्लस, और ये है माइनस। फिर आप देखें, अब आप सेल में देखिए शॉर्टर प्लेट मीन्स निगेटिव, लॉन्गर प्लेट मीन्स पॉजिटिव। और आगे देखिए यहाँ F से A आए, F देखिए करंट F से A की ओर जा रही है, इसका मतलब F जो है पॉजिटिव और A जो है निगेटिव। करंट F से A की ओर गई तो F पॉजिटिव हो गया, A निगेटिव हो गया। इस प्रकार से हमने सभी को मार्क कर दिया, लिख दिया। अब आइए हर एक ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। आप अपने दिमाग में एक बात रखिए, बात क्या रखना है कि जब पोटेंशियल बढ़ रहा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लीजिए, और जब पोटेंशियल घट रहा हो माने फॉल ऑफ पोटेंशियल, तब आप उसको निगेटिव लीजिए। ये दिमाग में आपके रहे, राइज पोटेंशियल पॉजिटिव, फॉल पोटेंशियल निगेटिव। क्लियर है? तो आइए ए से बी की ओर देखें। बिंदु ए का पोटेंशियल VA, बिंदु बी का पोटेंशियल VB। आप देखिए ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव मतलब ज्यादा, VA ज्यादा है, VB कम है। ठीक, बोलो भाई, VA ज्यादा है, VB कम है। तो V इक्वल ओम के नियम से IR, तो I की जगह है I1 और R की जगह है R1। तो यहां पोटेंशियल क्या हुआ? प्लस से माइनस आप गए। देखिए पोटेंशियल क्या हुआ?
प्लस से माइनस गए तो माइनस माने घट गया, फॉल हो गया। तो पोटेंशियल फॉल को आप निगेटिव लेंगे तो आप इसको निगेटिव कह सकते हैं। क्लियर? फिर आइए वीवी ये वीसी वीवी अब यहां देखिए बिंदु बी से बिंदु सी की ओर गए, V का विभव VV माइनस सी का विभव VC। आप ध्यान दीजिए कहाँ से चले, B मतलब देखिए पॉजिटिव और C मतलब देखिए निगेटिव। यहाँ भी पोटेंशियल फॉल हुआ, फॉल मतलब निगेटिव। इसमें करंट I2 और ये रेजिस्टेंस R2। क्लियर? नेक्स्ट, अब आप C से D तक गए तो VC माइनस VD। देखिए सेल में बड़ी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, छोटी इलेक्ट्रोड निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर गए, फिर देखिए माइनस, ये हो गया निगेटिव, इसका EMF E2। नेक्स्ट आप देखिए D से E की ओर गए, VD माइनस VE। D से E की ओर तो VD माइनस VE। ध्यान दीजिए ये VD निगेटिव है, VE पॉजिटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव गए तो यहाँ देखिए पोटेंशियल राइज किया, राइज, राइज माने पॉजिटिव, तो हियर पॉजिटिव I3 R3। नेक्स्ट अब आप E से F पर गए, VE माइनस VF। ध्यान दीजिए E मतलब ये छोटी लकीर, देख रहे हैं, E मतलब ये छोटी लकीर, छोटी मतलब निगेटिव, और F मतलब ये बड़ी, बड़ी मतलब पॉजिटिव। निगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ भी राइज किया, राइज माने प्लस, तो ये हो गया प्लस, इसका EMF है E1। क्लियर हो रहा है ना? अब आप देखिए, अब आप F से A पर गए तो VF माइनस VA, VF माइनस VA। अब आप देखिए F क्या है, पॉजिटिव, और A क्या है, निगेटिव। तो पॉजिटिव से निगेटिव गए तो यहाँ घटे हैं, फॉल किए हैं, फॉल मतलब निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गया I4R4। ठीक, इन सभी को आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। आप देखिए माइनस VV प्लस VV माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VE प्लस VE माइनस VF प्लस VF माइनस VA प्लस VA, सब कट गया, यहाँ 0 आ गया, इक्वल। इधर देखिए माइनस I1R1 माइनस I2R2 माइनस E2 प्लस I3R3 प्लस E
माइनस I4R4, ये आ गया। आप कह रहे हैं अलजेब्राइक सम बीजगणितीय योग, तो इनके चिन्ह सहित इनको जोड़ दीजिए, सबके बीच प्लस 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 लिख दीजिए, हो गया। आप चाहें तो सब में माइनस से गुणा कर दीजिए, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो गया I1R1, ये प्लस I2R2, ये प्लस E2, ये माइनस I3R3, ये माइनस E1 और ये प्लस I4R4 इक्वल 0। हमने क्या किया, सब में माइनस से गुणा कर दिया, ठीक। तो ये आ गया। आप हमारा एक कॉन्सेप्ट देखिए, आप इन चिन्ह के चक्कर में न पड़िए, कोई भी नियम मत देखिए, मत याद कीजिए, केवल एक छोटी सी आइडिया आप देखिए। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, मान लीजिए जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, हमारी मुलाकात हो गई, तो आप तुरंत हाथ जोड़ेंगे, नमस्ते प्रणाम करेंगे, आप चले जाएंगे। फिर आगे जाने पर मान लीजिए कि डॉक्टर बीमल मिल गए, केमिस्ट्री वाले सर जी, आप उनको भी प्रणाम करेंगे, आप आगे जाएंगे। फिर कोई मान लीजिए मिला, आपसे पूछा भाई रास्ते में कोई मिला था क्या, तो आप कहेंगे हाँ हाँ, पहले तो हमारे वो फिजिक्स वाले सर जी मिले थे। तो भैया जो आपको पहले मिल जाए उसी को ले लीजिए, उसी को बता दीजिए बस। आप देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट उत्तर बता रहे हैं आपको। आप देखिए जैसे ए से चले तो आपको पहले क्या मिला, धन, इसीलिए यहाँ पहले धन लगा दीजिए, I1R1, ठीक। फिर यहाँ देखिए बी से चले तो पहले देखिए धन मिल गया, तो ये देखिए धन लगा दीजिए I2R2। फिर यहाँ सी पर पहुँच गए, सी पर देखिए ये पहले आपको धन मिल गया ना, सी पर ये पहले धन मिला तो धन लगा दीजिए E2। बोलो भाई, ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव होती है। फिर देखिए आप डी से ई चले तो डी पर देखिए पहले ऋण मिल गया, तो आप पहले ऋण लगा दीजिए I3R3। यहाँ आप पहुँच गए। फिर देखिए ई से एफ तक गए तो ई से पहले देखिए छोटी वाली लकीर, छोटा इलेक्ट्रोड माने ऋण मिला, तो देखिए ऋण E1 लगा दिए। और अंत में आप एफ से ए पर पहुंच गए, एफ पर पहले आपको देखिए पॉजिटिव मिला, तो पहले आप पॉजिटिव लगा दीजिए, ठीक, I4R4 इक्वल 0। देखिए अपने आप आ गया, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। फिर से हमारी बात इस सुन लें, ध्यान से समझ लें। हमने आपसे कहा कि भैया जो पहले मिल जाए उसी को बताते चले चलिए बस। आप ए से चले हैं तो पहले धन मिला, तो हमने धन लिख दिया I1R1। फिर देखिए बी से चले तो पहले धन मिला, तो पहले हम धन लिख दिए I2R2। फिर देखिए यहाँ सी से चले, सी से डी, तो पहले देखिए ये धन मिल गया, देख रहे हैं, तो ये देखिए धन E2। फिर डी से ई चले तो देखिए पहले ऋण मिल गया, तो ये देखिए ऋण लिख दिए I3R3। फिर ई से एफ चले, पहले देखिए ऋण मिल गया, तो ऋण लिख दिए E1। फिर एफ से ए चले तो पहले धन मिल गया, तो हम धन लिख दिए I4R4। तो जो हमें पहले मिल जाए उसी को लिखते, उसी को बताते चले जाइए, कोई भी नियम, कोई भी कानून मत लगाइए। क्लियर हो गया? फिर भी हम एक बार आपको नियम फिर से बता दे रहे हैं। यहां आपको साइन कन्वेंशन बता दे रहे हैं फिर से। साइन कन्वेंशन फिर से सुने। पहले नियम में आपने बताया कि संध की ओर आने वाली धारा
धनात्मक, दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, भूल जाएंगे आप। तो इसके याद करने का एक ही ढंग है कि पैकेट में आने वाला धन रुपया धनात्मक, अब पैकेट से निकलने वाला धन, खर्च होने वाला धन ऋणात्मक। अब तो समझ गए, आने वाला धन, निकलने वाला ऋण, आने वाली धारा धन, निकलने वाली धारा ऋण। अब तो याद होगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब इस दूसरे नियम को देखिए। दूसरे नियम में दो बताने हैं, एक तो सेल बताना है, एक प्रतिरोध बताना है। सेल का क्या बताना है, ईएमएफ। तो आइए नंबर 1 ईएमएफ। यहां सेल बना लेते हैं। बड़ी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, छोटी इलेक्ट्रोड निगेटिव। मान लीजिए ये बिंदु ए है, बी है, आप दाहिनी ओर जा रहे हैं। जब दाहिनी ओर आप गए तो आपको पहले क्या मिला, पॉजिटिव। तो आप इसको पॉजिटिव लिखेंगे। मान लीजिए इसका विद्युत वाहक बली है। क्लियर? तो जो पहले मिल जाए वही लिख दीजिए। लेकिन नियम क्या कहता है, नियम यह कहता है, आप ध्यान दें कि आप चले कैसे, धन से किधर गए, ऋण की ओर। तो धन से ऋण, ऋण माने फाल, घटे हैं, तो घटे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो ये तो साइन कन्वेंशन है। तो उसमें आप देखिए, आपके दिमाग में हमेशा ये ध्यान में रहना चाहिए, अगर पोटेंशियल फॉल हो रहा है तो निगेटिव और राइज हो रहा है तो पॉजिटिव। ये दिमाग में आपके होना चाहिए, फॉल निगेटिव, राइज पॉजिटिव। बोलिए, साइन कन्वेंशन। एक तो हमने धारा के बारे में बताया, जैसे रुपया आ रही है तो पॉजिटिव, वैसे धारा आ रही है तो पॉजिटिव, निकल रही है निगेटिव। क्लियर? और दोनों में से एक ही याद कीजिए, आने वाला याद हो गया पॉजिटिव, तो निकलने वाला अपने आप निगेटिव आप कह देंगे। अगर आने वाला पॉजिटिव है तो आप दिमाग में सोचेंगे आने वाला पॉजिटिव, इसका मतलब निकलने वाला निगेटिव। अब यहाँ आपको बताएं, अगर पोटेंशियल राइज कर रहा है, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, पोटेंशियल फॉल कर रहा है तो निगेटिव। राइज माने उठना, पॉजिटिव। ठीक? तो पोटेंशियल वी फॉल करे तो निगेटिव और वी राइज करे तो पॉजिटिव। तो यहाँ आप देखिए, आप धन से ऋण जा रहे हैं, धन से ऋण गए, ऋण माने घटे हैं, फॉल किए हैं तो निगेटिव, तो इसको निगेटिव ही लिखेंगे। क्लियर? चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं यहीं पर। मान लीजिए आप बी से चले होते, इधर से, तो बी से आप चलते तो पहले आपको देखिए छोटी इलेक्ट्रोड मिली निगेटिव, फिर बड़ी मिली पॉजिटिव। आप ऋण से धन गए, धन माने राइज कर रहे हैं, तो राइज कर रहे हैं तो यहाँ प्लस ही हो जाएगा। ठीक? तो यहाँ आपने देखा सेल के केस में धारा की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धारा चाहे जिधर भी बहे उससे हमें मतलब नहीं है, हम किधर चल रहे हैं वही हमसे मतलब है। ठीक? आइए अब प्रतिरोध के लिए देख ले। यहां पर प्रतिरोध के लिए जगह नहीं है, यहां देख ले रहे हैं। ये प्रतिरोध है, करंट I, प्रतिरोध R, इनका गुणनफल IR। आइडिया हमारी लगाइए, करंट किधर बहती है,
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, माने पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। करंट बाएं से दाएं जा रही है, इसका मतलब बायां सिरा पॉजिटिव है, दायां निगेटिव है ना। आप किधर जा रहे हैं? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, माने धन से ऋण की ओर घट रहे हैं। जब घटेंगे तो क्या कहेंगे? निगेटिव। तो इसको हम निगेटिव IR कह दिए। क्लियर? मान लीजिए करंट के विपरीत चले आप इधर चल रहे थे, माने जिधर करंट जा रही है उधर आप जा रहे हैं, ये देखिए निगेटिव आ गया। आप करंट के विपरीत चलिए, करंट दाहिने जा रही है और आप बाएं आ रहे हैं, मोशन बाएं है। ठीक, तो आप देखिए आप किधर चल रहे हैं। आप पहले निगेटिव पर थे, अब पॉजिटिव पर पहुंच गए, दाएं से बाएं। तो यहाँ देखिए निगेटिव टू पॉजिटिव माने आप राइज कर रहे हैं, और राइज माने क्या होता है? पॉजिटिव। तो प्लस IR हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप करंट की दिशा में जा रहे हैं तो IR निगेटिव होता है, और उसके विपरीत जा रहे हैं तो पॉजिटिव होता है। बहरहाल दिशा मिशा सब छोड़िए, केवल आप यही बुद्धि लगाइए कि अगर राइज कर रहे हो तो पॉजिटिव, फॉल कर रहे हो तो निगेटिव, बस और कुछ नहीं। एक तो ये हमारा नियम लगाइए, अगर लगाना ही है तो दिमाग में यही रहे कि राइज कर रहे हैं तो पॉजिटिव, फॉल कर रहे हैं तो निगेटिव। अब आप कैसे जानेंगे कि राइज कर रहे हैं कि फॉल कर रहे हैं? इसके लिए बस वही एक ही नियम है कि धारा हमेशा ऊपर से नीचे, उच्च विभव से निम्न विभव, धन से ऋण की ओर बहती है। तो आपको यही देखना है कि जब आप पहले चले तो क्या मिला? धन मिला कि ऋण मिला? अगर पहले धन मिला तो बाद में ऋण मिला होगा। तो आप देखिए धन से ऋण जा रहे हैं, माने घट रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, तो निगेटिव होगा IR। अब तो क्लियर हुआ? तो ये आपके दिमाग में हो कि फॉल कर रहे हैं कि राइज कर रहे हैं। राइज होगा तो पॉजिटिव, फॉल होगा तो निगेटिव। या तो फिर हमारा अपना कॉन्सेप्ट लगाइए, चलते समय जो पहले मिल जाए उसी को बता दीजिए बस। थैंक्स।